जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्लास में हम जो है तो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल ने पिछले सालों में पूछे हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये क्वेश्चन है 18 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 से जो क्वेश्चन आए थे जीके जीएस के एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछे गए थे, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में सफेद सिल्वर क्लोराइड के धूसर रंग में बदलने का कारण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का जो प्रकाश है तो सफेद सिल्वर क्लोराइड के धूसर रंग में बदलने का कारण क्या है, तो हमें ये पता करना है। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में सिल्वर के जंग लगने के कारण ये गलत है। फिर रेड डॉट्स अभिक्रिया के कारण ये भी गलत है। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन के कारण, या फिर सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ऑक्साइड में विस्थापन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, एसएससी जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम उठा लें, चाहे डिफेंस का कोई एग्जाम उठा लें, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा ही जाता है। तो 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी, तो ये की थी किसने? ये की थी राम मोहन रॉय ने। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इससे पहले जो है इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। और जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इनको आधुनिक भारत का जनक, इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण का जनक, तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का जनक, और फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को। इसके अलावा जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने कुछ पत्रिकाएं चलवाई। इनकी पत्रिका है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी एंड मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, ये पत्रिकाएं चलवाई। ठीक है, संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, ये पत्रिका चलवाई राजा राम मोहन रॉय ने। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने एक किताब लिखी जिसका नाम है तोहफत उल मुबाहिदीन। तोहफत उल मुबाहिदीन ये किताब किसने लिखी? तो ये किताब भी लिखी राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय, तो इनको राजा की उपाधि दी गई थी। तो इनको जो राजा की उपाधि मिली थी, ये किसने दी थी? तो इनको राजा को उपाधि दी थी एक मुगल बादशाह थे जिनका नाम था अकबर द्वितीय। उन्होंने जो है तो राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, और जो राजा राम मोहन रॉय हैं, इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम किया, और आखिरकार 1829 में विलियम बेंटिक ने जो है तो इस पर रोक लगा दी थी। फिर हम बात करते हैं अब स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका रियल नेम था। इन्होंने जो है 1897 में बेलूर मठ कलकत्ता में, बेलूर मठ कलकत्ता में जो है तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में, ठीक है, जो धर्म सम्मेलन हुई थी, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो यूएसए में हुई थी, यहाँ पर जो है तो इन्होंने
भाषण दिया था। और इस भाषण की जो शुरुआत की थी इन्होंने, तो किससे की थी? तो इन्होंने सबसे पहले अपने भाषण में कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की बहनों और भाइयों, जिससे जो है तो वहाँ के लोगों ने जो है तो इनकी प्रति छप गई थी उनके मनों में। फिर स्वामी विवेकानंद जो हैं तो इन्होंने जो इनकी जयंती होती है 12 जनवरी, यानी इनकी जो जन्म हुआ था ये हुआ था 12 जनवरी को। तो हर साल जो है तो 12 जनवरी को हमारे भारत में जो है तो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, इनकी जयंती के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण नरेंद्र नाथ जो दत्ता हैं यानी स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, उनकी किताबें भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्होंने किताब लिखी जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसके अलावा माय मास्टर, द ईस्ट एंड द वेस्ट, द ईस्ट एंड द बेस्ट, द ईस्ट एंड द बेस्ट किताब लिखी। इसके अलावा इन्होंने लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, ये किताबें लिखी किसने? स्वामी विवेकानंद, जिनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता। फिर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं इन्होंने द हितवाद पत्रिका चलवाई। कौन सी? द हितवाद। ठीक है, द हितवाद पत्रिका चलवाई इन्होंने 1911 में इसको लॉन्च किया था। और ये जो है तो किस भाषा में थी? ये इंग्लिश में थी। किस भाषा में? इंग्लिश लैंग्वेज में थी। और इसको जो है तो नागपुर से प्रकाशित किया जाता था। कहाँ से? नागपुर से जो है द हितवाद को प्रकाशित किया जाता था। इसके अलावा जो स्वाम गोपाल कृष्ण गोखले हैं इन्होंने 1905 में पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी। किसने? स्वामी माफ़ कीजिएगा, स्वामी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। फिर इसके बाद रामाबाई रानाडे। तो रामाबाई रानाडे जो है तो ये महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो आप इनको नोट जरूर करेंगे। नोट करने के बाद जो जैसे ही वीडियो खत्म होती है तो 10 से 15 मिनट का छोटा सा रिकैप लें, ताकि जो है आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी और भूल नहीं पाएंगे आप। तो रिवाइज करते रहिए ताकि आप भूलें ना, क्योंकि सीजीएल का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी आने वाला है। अगस्त में इसका एग्ज़ाम है, हमारे पास जून जुलाई बस बचा हुआ है। और क्योंकि मई ये जाता जा रहा है, आज हमारी मई की जो है तो 21 तारीख हो गई है और हमारे पास अब कम टाइम बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते चलें ताकि आपको याद होता चले। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? गोदावरी और महानदी, कृष्णा और कावेरी, गंगा और यमुना, या माही और साबरमती। तो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं इन ऑप्शन के हिसाब से तो ये हैं माही और साबरमती नदी। ठीक है, माही और साबरमती नदी जो है तो ये पश्चिम की ओर बहती हैं। अगर हम बात करें माही, तो ये माही नदी कहाँ से निकलती है? तो माही नदी जो है तो ये विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत की मेहद झील से। कहाँ से? मेहद झील, धार जिला, धार जिला मध्य प्रदेश से जो है ये माही नदी निकलती है। और माही नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये जो है तो ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में जाकर जो ये है ये नदी गिर जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साबरमती नदी। तो साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है? तो साबरमती नदी जो है तो ये अरावली पर्वत से निकलती है। कहाँ से? अरावली पर्वत, ठीक है, कोटदी, अरावली पर्वत कोटदी, जिला उदयपुर, राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान, राजस्थान से ये नदी निकलती है। और ये कहाँ पर? ये नदी भी जो है तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में भी ये जाकर ये नदी गिरती है। इसके अलावा जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं तो माही और साबरमती तो हैं ही, इसके साथ जो पश्चिम में बहती हैं ये नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है,
इसके अलावा लूनी नदी भी जो है तो ये कहाँ पर बहती है, लूनी नदी भी जो है तो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इन चीज़ों को लिख लेंगे। फिर हम बात करते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है, हम सारी की सारी नदियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी है तो ये कहाँ से निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा, यहाँ से जो है ये नदी निकलती है। और गोदावरी नदी जो है तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, और ये कहाँ पर, ये भी तो ये जो नदी है तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ कर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिरती है। कौन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये भारत की दूसरी एंड दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है कौन सी, गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो है तो इसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं महानदी। तो महानदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये सिहावा पर्वत से निकलती है। कहाँ से, सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत जो कि कहाँ पर, रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ से जो है ये नदी निकलती है। और ये नदी भी जो है कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और जो महानदी है, महानदी को जो है तो ओडिशा का शोक कहा जाता है। ठीक है, सौरो ऑफ ओडिशा कहा जाता है किसको, महानदी को। फिर हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। ठीक है, तो कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो ये निकलती है कहाँ से, ये निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से, ये कृष्णा नदी के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहाँ से ये जो है ये नदी निकलती है। और जो कृष्णा नदी है ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, और ये जो नदियाँ भी हैं, कृष्णा नदी ये कहाँ पर, ये भी जो है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। फिर हम बात करते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी ये कहाँ से जो निकलती है, ताल कावेरी से। कहाँ से, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ से, कर्नाटक से। कहाँ से, कर्नाटक, कर्नाटक से जो है ये, कर्नाटक का एक कोडागू जिला है। कौन सा, कोडागू जिला। ठीक है, कोडागू जिला, यहाँ से जो है ये नदी निकलती है, ताल कावेरी। और सॉरी माफ कीजिएगा, ताल कावेरी नहीं, कावेरी नदी। और कावेरी नदी जो है तो कावेरी नदी को भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जैसे गोदावरी नदी है तो गोदावरी नदी को भी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसके अलावा कावेरी नदी को भी जो है तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जिसकी जो लेंथ है ये 2525 किलोमीटर। अगर हम बात करें गंगा नदी की, ठीक है, तो जो गंगा नदी है तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी, यूके। ठीक है, उत्तराखंड से ये नदी निकलती है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर। कितनी, 2525 किलोमीटर लेंथ है गंगा नदी की, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो जब भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों नदियां मिलती हैं कहाँ पर, देवप्रयाग में। कहाँ पर, देवप्रयाग में। जब ये दोनों नदियां जाकर मिलती हैं तब कौन सी नदी बनती है, तब बनती है गंगा नदी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियां जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो गंगा नदी बनती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो कि यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यूके यानी उत्तराखंड से ये नदी निकलती है। यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना नदी को जो है तो कालिंदी नदी भी कहा जाता है। यमुना नदी जो है तो ये एकमात्र ऐसी नदी है भारत की सबसे एक माफ कीजिएगा, सबसे लंबी नदी है जो डायरेक्ट समुद्र में जाकर नहीं गिरती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, ये प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। कौन सी, यमुना नदी। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने जो चीज़ें बताई थोड़ी यहाँ वहाँ लिख गई हैं, लेकिन मैंने सबको नाम से बताया है। तो ये सारी चीज़ें आप इनको डिटेल में लिख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नदियों से जो है ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक जाइए। चलिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4A, ठीक है, संविधान का भाग 4A किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो संविधान में भाग 4A है, तो ये कब जोड़ा गया था। तो देखिए जो संविधान का भाग 4A है ये किससे संबंधित है, तो ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद 51A में, ठीक है, हमें 11 मौलिक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो इनको जो जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था, ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कब हुआ था, ये हुआ था 1976 में, कब 1976 में हुआ था। और जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसको जो है, ठीक है, 42 यहाँ पर देखिए जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसको इंदिरा का संविधान, इंदिरा का संविधान या फिर लघु संविधान, ठीक है, इंदिरा का संविधान एंड लघु संविधान के रूप से जाना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा एंड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। 42वें संशोधन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम के तहत जो है तो प्रस्तावना में पहली बार चेंज हुआ, पहली बार, ठीक है, प्रस्तावना में जो है तो 3 वर्ड जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 1976 में जब ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। इसके अलावा जो है तो 10 मौलिक कर्तव्य यानी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, यहाँ पर ये राइट है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इनको जोड़ा गया और इंदिरा गांधी का संविधान और लघु संविधान इस संविधान को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो तो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है तो 1978 इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार जो है तो मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया गया और जो संपत्ति का अधिकार है आज के टाइम पर जो है तो इसको क्या, ये कानूनी अधिकार है, कौन सा, कानूनी अधिकार है। पहले ये जो है संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद जो है तो ये कानूनी अधिकार बन गया और ये पहले जो है तो संविधान के अनुच्छेद 19 एंड 31 में आता था, अब जो है तो ये संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में, ठीक, अनुच्छेद 300A में आता है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। चलिए आगे बढ़े। सिद्धो और कान्हू निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह के नेता थे। तो सिद्धो और कान्हू ये जो दो हैं तो ये किसके, ये संताल विद्रोह के थे, किसके, संताल विद्रोह। संताल विद्रोह जो है ये 1921 में हुआ था, कब, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग डैश के रूप में जाना जाता है। जो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है तो ये जाना जाता है भूपरपट्टी के रूप में, किसके, भूपरपट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है तो ये कहा जाता है विधान परिषद, कौन सा, विधान परिषद इसको कहा जाता है। और हमारे देश में सिर्फ 6 ही ऐसी जगह राज्य हैं जहाँ पर जो है तो विधान परिषद है। कहाँ कहाँ है विधान परिषद, तो देखिए विधान परिषद जो है सिर्फ 6 जगहों पर है। कौन कौन सी 6 जगह हैं ये, तो देखिए ये जो 6 जगह हैं ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहाँ पर जो है तो विधान परिषद है। इसके अलावा किसी भी राज्य में ना विधान परिषद है और ना ही किसी केंद्र शासित प्रदेश में, सिर्फ ये 6 राज्य हैं जहाँ पर जो है तो विधान परिषद है जो कि विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है। तो दुनिया में जो भारत का स्थान है ये है द्वितीय, कौन सा, द्वितीय स्थान था। और आज के टाइम पर भी जो है तो सड़क परिवहन में जो है तो ये भारत का जो है ये दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका आता है, तो पहला स्थान जो आता है तो ये आता है यूएसए का, किसका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट है दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है। तो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है दूध वाले के द्वारा, क्यों,
क्योंकि जो ताजे दूध का पीएच 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी, ताजे दूध का पीएच 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए जो है ये दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के संदर्भ में पिकोमीटर नामक इकाई का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो किसको मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणु त्रिज्या को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव मानव संसाधन विकास सूचना और प्रसारण थे और अक्टूबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए? श्री अपूर्व चंद्रा, पी के सिन्हा, अमरजीत सिन्हा या अमित खरे? तो ये थे अमित खरे, जो कि 2021 में जो है तो हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, हेरोड डोमल मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विचार था? तो हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो ये जो पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो ये कहाँ से? तो ये लिया गया सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ यानी रूस से, ठीक है, रूस से जो है तो पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट लिया गया और भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। और जो हेरोड डोमल मॉडल आधारित थे, तो किस पंचवर्षीय योजना थी? ये पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित था हेरोड डोमर मॉडल। अगर हम बात करें हेरोड डोमर पहली पंचवर्षीय योजना, तो ये कब चली? तो ये 1951 से 56 तक, ठीक है। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो छठवीं पंचवर्षीय योजना ये 1980 से लेकर 85 तक चली। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली, ठीक है। तो ये हैं सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए आगे बढ़े, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है तो 2008 में शुरू की गई थी, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति एक डैश अवधारणा है, तो किसकी अवधारणा थी? एक संग्रह अवधारणा है। किसकी? संग्रह अवधारणा। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता। तो प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है, क्या राज्यपाल जो है तो ये गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक है? नरोत्तम मिश्रा, योगी आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा या केशव प्रसाद? तो केशव प्रसाद मौर्य जो होती है मुख्यमंत्री थे उस समय। चलिए आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक था या है? तो सितार वादक कौन थे? तो ये थे रविशंकर, ठीक है, रविशंकर जो सितार वादक थे। अब एक चीज बताएंगे मुझे कमेंट में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन, ये तीनों जो है तो किससे संबंधित थे? आप मुझे कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपा, पोन्ना और रन्ना नामक तीन कवियों को किसके तीन रत्न के रूप में जाना जाता है? कन्नड़ साहित्य, काव्यात्मक साहित्य, तमिल साहित्य या संस्कृत? तो ये कन्नड़ साहित्य के हैं, ठीक है, कन्नड़ साहित्य के जो है ये तीन रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नाब रापू राव स्वामी को 2021 में डैश से सम्मानित किया गया था? तो उनको जो सम्मानित किया गया था ये पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से जो है इनको सम्मानित किया गया था। पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, ये की गई थी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र विजेता कौन सा राज्य रहा? तो पहला जो खेल जनजातीय खेल महोत्सव हुआ था, इसमें जो है तो ओडिशा विजय रहा। कौन? ओडिशा जो है इसमें विजय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, समिति और वैश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समिति नहीं थे। ठीक है, समिति ऑप्शन सी। तो वर्ण जो है तो चार व्यवस्था, चार वर्गों में था। पहले तो सबसे हाईएस्ट ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे और उसके बाद आते थे शूद्र। ठीक है, शूद्र जो कि सबसे निचले तबका था। चलिए आगे बढ़े। 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में पहलवानी में भारत का जो है तो ये भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ये थी कौन? तो ये थी गीता फोगाट। कौन? गीता फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रो एल्गी और डाइटम में कौन सा समुद्री कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फ्यूकोकेसेंथीन। ठीक है, फ्यूकोकेसेंथीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद ने अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया। इसे पारित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो कौन सा उद्देश्य है? तो ये इनका जो उद्देश्य है तो ये है आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।